पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हो युहाओ और उसके साथी श्रेक सिटी वापस आ चुके थे। अब आगे देखेंगे। हाँ, युहाओ ने धीरे से कहा और एल्डर श्वान के कमरे से बाहर निकल आया। वह सी गॉड्स पेविलियन में नहीं रुका। शरीर अभी अभी ठीक हुआ था, इसलिए उसने और देर तक जागने का जोखिम नहीं लिया। सीधे टैंगसेक्ट लौट आया और अपने कमरे में मेडिटेशन में बैठ गया ताकि स्ट्रेंथ रिकवरी जल्दी हो सके। अगली सुबह उसने नाश्ता किया और फिर बेबे ने टैंगसेक के सभी वरिष्ठ सदस्यों को बैठक के लिए बुलाया। सुसेंशी ने कल रात की पूरी एक्सपीडिशन की कहानी सबको बताई। टैंगसेक्ट का सोल टूल हॉल इन दिनों बहुत व्यस्त था। श्रेक एकेडमी ने सोल टूल डिपार्टमेंट के टीचर्स और स्टूडेंट्स को डीन चंदूरो की अगुवाई में भेजा था। अब वे सब श्वान जीवन के अधीन काम कर रहे थे। मार्शल सोल डिपार्टमेंट से डीन शैनलिनर और टीचर फन यू भी आए थे ताकि एकेडमी और श्रेक सिटी डिफेंस आर्मी को सोल टूल्स इस्तेमाल करना सिखा सके। टैंक सेक्ट अब दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक पुराना मुख्यालय और दूसरा नया विशाल फैक्ट्री जहां सोल टूल्स बनाए जा रहे थे। जैसे ही युहाओ अंदर आया उसने आदर से कहा, एल्डेस्ट सीनियर। हुआ युहाओ ने जल्दी से बेबे को देखकर नमस्ते किया, लेकिन बेबे बिल्कुल भी नरम नहीं पड़े। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, लिटिल जूनियर, अब से तुम मेरी परमिशन के बिना कोई भी मिशन नहीं करोगे। क्या? पोयाओ चौंक गया और उनकी तरफ देखने लगा। उसने पूछा, एल्डेस्ट सीनियर, ऐसा क्यों? बेबे ने जोर से मेज पर हाथ मारा और गुस्से से बोले, मैंने तुम्हें जाने से पहले क्या कहा था? मेरी बातें तुम्हारे कानों में पड़ी नहीं क्या? तुमने अपनी सेफ्टी की बिल्कुल परवाह नहीं की और इतनी बड़ी रिस्क उठा ली, और ऊपर से मुझसे पूछते हो क्यों? ओह! पोयुहाओ अचानक बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने अपना सिर खुजाया और बेबस नजरों से शूसेंशी की तरफ देखने लगा। शूसेंशी हल्के से हंसकर बोला, युहाओ, मेरी तरफ मत देखो। जब तुम पहले घायल थे तो मुझे तुमसे डांटना ठीक नहीं लगा, लेकिन क्या तुमने सच में सोचा कि मुझे तुम्हारी प्लानिंग समझ नहीं आई? शुरू में मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गया था, लेकिन बाद में समझ गया कि जो दरवाजा तुमने छोड़ा था वो वापस बेस लौटने के लिए था, है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे पास असल में कोई मौका ही नहीं था। अगर डीटियन की पावर तुम्हारे शरीर में नहीं होती तो तुम अब तक मर चुके होते। एल्डेस्ट सीनियर बिल्कुल सही कह रहा है। अब आगे कोई मिशन मत करना। सेक्ट में रहो और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। हुईहाव का चेहरा थोड़ा खींच से भर गया। उसने कहा, थर्ड सीनियर, आप यूं नहीं कह सकते। उस समय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैंने स्टारलू एम्पायर की मदद करके डिसाइसिव विक्ट्री नहीं दिलाई होती तो सनमून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर में पूरी तरह तबाही मचा दी होती। लेकिन बेई की आंखों में ठंडापन था। उसकी आवाज पहले से और कठोर हो गई। बस, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, युहाओ। श्रेक सिटी से बाहर तुम्हें मेरी अनुमति के बिना निकलने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें टैंग सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। युहाओ का दिल धड़क उठा। यह पहली बार था जब उसने बेई को इतना सख्त और गुस्से में देखा। आमतौर पर बेई बहुत रिफाइंड, शांत और देखभाल करने वाला था। खासकर युहाओ के साथ तो वह हमेशा नरमी से पेश आता था, लेकिन आज वह सचमुच क्रोधित था। युहाओ डर गया। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसके बगल में बैठी नंथी ने यह सब देखा तो वह हंसी रोक न पाई। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, युहाओ, यह सब तुम्हारे ही किए का नतीजा है। एल्डेस्ट सीनियर ने सही सजा दी है। अब बस सेक्ट में रहो और कल्टीवेशन पर ध्यान दो। युहाओ ने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें यह सब मजेदार लग रहा है? ननचुकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल। तुम्हें थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था। युहाओ और कुछ कह पाता उससे पहले बेबे ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जाने के इन दिनों में टंग सेक्ट हर मोर्चे पर काम कर रहा है। एल्डर श्वान के निर्देश पर हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम एक ऐसी सेना तैयार करें जो सनमून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजेंस का सामना कर सके। यह सेना एकेडमी के टीचर्स और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स से बनेगी। इसके लिए एकेडमी ने निर्णय लिया है कि हम 3 सोल इंजीनियर लीजेंस बनाएंगे। 3? युहाओ चौंक गया। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, अगर वे सनमून एम्पायर की तरह हों तो हर सोल इंजीनियर लीजन में 500 लोग होते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 लीजेंस का मतलब 1,500 लोगों के लिए इक्विपमेंट बनाना होगा।
इतना सामान बनाना इतना आसान नहीं था और सन मून एम्पायर की सोल टूल टेक्नोलॉजी महाद्वीप में सबसे आगे थी। फॉर्मेशंस और लिंक्ड सोल टूल्स ऐसे क्षेत्र थे जहां टैंग सेक्ट कमजोर था। बेबे ने उसकी आंखों में सवाल पढ़ लिया। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन तुरंत ही उसने अपना चेहरा फिर से कठोर बना लिया और बोला, इन 3 लीजन्स में से पहली का नाम रहेगा थांग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन। एकेडमी ने इस नाम को मंजूरी दी है। ये तीनों में सबसे एलीट होगी। इसमें 200 सोल इंजीनियर्स होंगे। इन्हें टैंग सेक्ट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। सभी सोल इंजीनियर्स कम से कम सोल एम्पर स्तर के होंगे। इस लीजन का लीडर डीन चैन लिनर होगा और वाइस लीडर डीन चैन डुओडुओ। साथ ही इस दल में एकेडमी के 10 टाइटल डुलू होंगे, पर डीन चैन लिनर ही इस दल का एकमात्र ट्रांसेंडेंट डुलू होगा। 200। ये सुनकर हो युहाओ ने थोड़ी राहत की सांस ली। ये संख्या ज्यादा तो नहीं थी, पर जब उसने 10 टाइटल डुलुओ सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। 10 टाइटल डुलू। यहाँ तक कि सन मून एम्पायर की सबसे ताकतवर सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन के पास भी इतना बड़ा टाइटल डुलू का समूह नहीं था। और ऊपर से इस लीजन के सारे सोल इंजीनियर्स कम से कम सोल एम्परर्स होंगे। जाहिर था कि वे महाद्वीप का नंबर 1 सोल इंजीनियर लीजन बनाना चाहते थे। बेबे ने कहा, हमने तय किया है कि इस लीजन के लिए कस्टमेड सोल टूल्स बनेंगे, जिनमें नए बन रहे लिंक्ड सोल टूल्स भी शामिल हैं। टीचर श्वान खुद कोर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की निगरानी और भागीदारी करेंगे। हमारी योजना है कि आधा साल से लेकर 1 साल के अंदर हम इन्हें पूरी तरह से इक्विप कर सकें। हुओ युहाओ ने हाथ उठाकर कहा, एल्डेस्ट सीनियर एक सवाल है। बाई ने देखा और पूछा, पूछो। हुईहा बोला, टैंगसेट की मौजूदा क्षमता देखकर सोल एम्परर्स के लिए सोल टूल्स बनाना तो ठीक है। लिंक्ड सोल टूल्स की बात भी टीचर श्वान के कारण संभव है, पर इस लीजन में सिर्फ सोल एम्परर्स नहीं होंगे। सोल सेजेस, सोल डोलू और टाइटल डोलुओ बड़ी संख्या में होंगे। उनके लिए जिन सोल टूल्स की ज़रूरत होगी वे और भी एडवांस्ड होने चाहिए, नहीं तो प्रभावी नहीं होंगे। क्या हमारी क्षमता इतनी एडवांस सोल टूल्स मैस स्केल में बनाने की है? बेबे ने यह सुनकर सोचा। ठीक है, यही सवाल असल मुद्दा था। उसने देखा कि छोटा जूनियर समस्या की गांठ जल्दी पकड़ लेता है। तुम्हारा सवाल अच्छा है। हाँ, हमारी मौजूदा क्षमता से इतनी एडवांस सोल टूल्स की संख्या बनाना मुश्किल है। इसलिए काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमने ये फैसला किया है कि टैंगसेक्ट सोल इंजीनियर लीजन पूरी तरह से क्लोज कम्बैट सोल इंजीनियर्स से बनेगी। हम जिन सोल टूल्स का निर्माण करेंगे उनका मुख्य फोकस स्पीड और ऑफेंसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने पर होगा। दूसरे क्रम पर बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने वाले टूल्स रहेंगे। लिंक्ड सोल टूल हम सिर्फ मास डिफेंस के लिए बनाएंगे। यह सुनकर होयुहाव की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही सोच थी। श्रेक एकेडमी के सोल मास्टर्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी लड़ने की शैली और निकट लड़ाई में माहिर होना है। पूरे महाद्वीप में इस मामले में श्रेक एकेडमी का कोई तोड़ नहीं था। तो लंबी दूरी वाले हमलों पर क्यों ध्यान दिया जाए? अगर हम क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर्स बनाकर स्पीड, ऑफेंस और सर्वाइवेबिलिटी बढ़ा दें, तो हमारी लड़ाई की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। हुयुहाव उत्साहित होकर बोला, अगर ऐसा है तो ये बेहतरीन है। एल्डेस्ट सीनियर कृपया आगे बताइए। बेबे ने थोड़ी कड़वाहट के साथ बताया, "ब्यर्न, बाकी 2 सोल इंजीनियर लीजन्स में लोगों की संख्या ज्यादा रखी जाएगी। पहली दूसरी लीजन का नाम रहेगा हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर। उन्हें जू डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स के सबसे एडवांस्ड मॉडल दिए जाएंगे। कुल 300 कैनन्स अलग अलग क्लासेस में दिए जाएंगे। इस लीजन में कुल 1000 सोल मास्टर्स होंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपने हैवी कैनन्स की आग शक्ति बढ़ाएं और साथ में उनकी एजिलिटी भी सुनिश्चित करें, ताकि इन कैनन्स को किसी भी हालत में और किसी भी जगह पर सबसे तेज गति से फॉर्मेशन में खड़ा किया जा सके। हमने पहले ही बड़े पैमाने पर लो से मिड टियर सोल कैनन शेल्स खरीदने के आदेश दे दिए हैं। कुछ शेल्स गुप्त रूप से सन मून एम्पायर से भी आयात किए गए हैं। साथ ही हम खुद भी कैनन शेल्स बना रहे हैं। हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन तैयार करना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि टैंक सेक्ट पहले से ही जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स बना रहा था और उनका स्टॉक लगातार बढ़ रहा था। पर जितना ज़्यादा कैनन शक्तिशाली होता, उतना ही कम वह पोर्टेबिलिटी देता। उन्हें कैसे सुनिश्चित करना था कि कैनन्स को तेजी से हिलाया-डुलाया जा सके और साथ में उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ भी बनी रहे। इसके लिए पर्याप्त सील्ड मिल्क बॉटल्स चाहिए होंगे जो इन कैनन्स को एनर्जी दें। पर रुको, 1000 लोग और 300 कैनन्स? क्या एल्डेस्ट सीनियर लोगों की संख्या से सील्ड मिल्क बॉटल्स की कमी को पूरा करने की सोच रहे हैं? आखिर हर सोल मास्टर अपने सोल पावर का स्रोत है।
अगर वे बारी बारी से कैनन्स में सोल पावर डालते रहें तो कैनन्स कुछ समय के लिए लगातार फायर कर सकते हैं। अगर 300 जू डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स एक साथ चल पड़े तो उनकी ताकत वाकई भयानक होगी। होयुहाव को याद आया कि बीस्ट वेव के समय जू के डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स ने श्रेक सिटी की रक्षा में कितनी अहम भूमिका निभाई थी। बेबे ने कहा, तीसरा सोल इंजीनियर लीजन का नाम फोर्थ सोल इंजीनियर लीजन होगा। बाकी दो लीजन्स की तुलना में इनकी कल्टीवेशन थोड़ी कम होगी और ये सिर्फ एक ही टाइप के सोल टूल से लैस होंगे, हमारे मॉडिफाइड ऑल टेरेन सेल्फ ड्राइविंग फोर्ट्स। हर फोर्ट में सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं, इसलिए इस लीजन के पास ऐसे कुल 300 फोर्ट्स होंगे। इतनी बड़ी संख्या सुनकर हुओयुहाओ सचमुच हैरान रह गया। सबसे पहले उसके दिमाग में आया, इतने सारे फोर्ट्स और जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स बनाने के लिए कितनी रेयर मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बे ने उसकी सोच तुरंत समझ ली और बिना पूछे ही जवाब दे दिया। रिसोर्सेज बचाने और मैन्युफैक्चरिंग जल्दी करने के लिए हमने हेवनली सोल, डोलिंग और स्टारलू एम्पायर्स के ब्लैकस्मिथ्स को बहुत अच्छे पेमेंट पर हायर किया है। वो कैनन्स और फोर्ट्स के आउटर शेल्स बनाएंगे। इन शेल्स को रेयर मेटल से नहीं बल्कि फाइन आयरन से बनाया जाएगा। इससे उनकी डिफेंस और ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन यही एक तरीका है जिससे हम इतनी जल्दी सोल टूल्स बना सकते हैं। हमारे हिसाब से 1 साल के अंदर तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। ये सुनते ही हुओयुहाओ के मन में सिर्फ एक शब्द आया, रिलेंटलेस। एकेडमी इस बार सचमुच सब कुछ दांव पर लगा रही थी। तीनों लीजन्स में कुल 2-3 700 सोल मास्टर्स होंगे, जिनमें 10 से ज्यादा टाइटल डोलू भी शामिल हैं। ये सच में श्रेक एकेडमी की ताकत है। सन मून एम्पायर को कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि टैंक सेक्ट फाइन आयरन से सोल टूल्स बना रहा है। आखिर रेयर मेटल्स से बने सोल टूल्स ही हमेशा सबसे ड्यूरेबल माने जाते हैं। पर टैंक सेक्ट ऐसा करने जा रहा था क्योंकि उनके पास एंशियंट टैंक सेक्ट के हिडन वेपन्स के मैकेनिकल ब्लूप्रिंट्स थे, जो उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी। होयुहाओ को बिना पूछे ही समझ आ गया कि क्रिटिकल पार्ट्स को छोड़कर बाकी सारे सोल टूल्स फाइन आयरन, फाइन स्टील और दूसरे नॉर्मल मेटल से बन रहे हैं। टैंक सेक्ट के पास ब्लूप्रिंट है, इसलिए वो इन साधारण धातुओं से भी पूरी ताकत निकाल सकते हैं। वो मन ही मन बोला, टीचर श्वान, आपने सच में टैंक सेक्ट की पूरी पोटेंशियल निकाल ली। फिर बेबे बोला, पहली बैच के सोल टूल्स बन चुके हैं और हम रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं। शायद हमारे ये तीनों लीजेंड्स पूरे युद्ध का नजरिया नहीं बदल पाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये जरूर एक मजबूत शक्ति साबित होंगे। हमला भी कर सकते हैं और बचाव भी। हुआ बोला, एल्डर सीनियर, मेरे पास एक सुझाव है। बेबे ने सिर हिलाया। बोलो। युहाव ने कहा, मेरा मानना है कि हमें कुछ लोगों को सिर्फ स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बनाने में स्पेशलाइज करना चाहिए। स्टेशनरी सोल कैनन्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी रेंज है। अगर हम फाइन आयरन को मेन स्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं तो कैनन शेल्स भी उसी से बनाए जा सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेंथ कम रखेंगे तो फाइन आयरन और स्टील शेल संभाल सकते हैं। बेबे ने भौहें चढ़ाई। तो हम सिर्फ क्लास 3 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बना पाएंगे। क्या वो बहुत कमजोर नहीं होंगे? होयाओ की आंखों में हल्की चमक आई। जरूरी नहीं। अगर हम आउटर शेल में फाइन आयरन और स्टील की परत मोटी रखें तो हम क्लास 4 तक पहुंच सकते हैं, और ये आउटर शेल्स आम ब्लैकस्मिथ्स भी बना सकते हैं। अंदर की तरफ रेयर मेटल्स की पतली परत लगा दें तो हम क्लास 4 शेल्स बना सकते हैं। भले ही उनकी शक्ति क्लास 5 कैनन जितनी ना हो, लेकिन अगर हमारे पास बड़ी संख्या में हो तो लॉन्ग रेंज हमलों में हमें बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा, खासकर एरियल सोल टूल्स के खिलाफ। मेरी स्पिरिट पावर से हम स्टेशनरी सोल कैनन्स का इस्तेमाल करके सन मून एम्पायर के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को 10 किलोमीटर की रेडियस में गिरा सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं। बेबे ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह संभव है तो इस मीटिंग के बाद टीचर श्वान से बात करो। पहले टेस्ट करो, फिर प्रपोजल बनाओ। अगर कामयाब हुआ तो हम शुरू करेंगे। हमारे पास सोल इंजीनियर्स कम हैं, लेकिन ब्लैकस्मिथ्स बहुत हैं। एक नई बैच को हायर करो। ठीक है। फिर बेबे ने टंग सेक्ट के सारे कामों के बारे में सबको बताया। अभी सेक्ट में इतने काम थे कि वो अकेला सब नहीं कर पा रहा था। अब जब हो युहाओ और बाकी सब लौट आए थे तो उसे थोड़ा सुकून मिला, वरना वो थकान से ही गिर जाता। मीटिंग खत्म होने के बाद हो युहाओ बाहर निकला टीचर श्वान से मिलने। वो डेथ गार्ड को देखने के बाद बैटलफील्ड के सोल टूल्स पर चर्चा करना चाहता था। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, हे रुको जरा।
वो मुड़ा, देखा कि ननचुक्यू मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रही थी। क्या हुआ, चुक्यू? अब भी खुश हो कि मैं परेशान हूँ? हुयुहाओ ने हंसकर कहा, क्या मैं वैसी लगती हूँ? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मदद? किस चीज़ में? युहाओ ने पूछा। वो बोली, क्या तुम बाहर घूमना चाहते हो? मेरे पास ऐसा आइडिया है जिसे एल्डेस्ट सीनियर खुद तुम्हें जाने की इजाज़त देंगे। हुयुहाओ थोड़ा खुश हुआ। क्या? बताओ जल्दी। असल में वो बाहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर इसे वांग डोंगर से मिलने की ज़रा सी भी संभावना बने, तो क्यों नहीं? क्या आइडिया है तुम्हारा? उसने पूछा। ननशिक्षु हल्का सा लाल होकर बोली, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करनी होगी, कुछ दिन के लिए। क्या? युहाओ चौंक गया, फिर थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया और बोला, माफ करना च्यू। रुचि ने पैर पटका। हे, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम प्रिटेंड भी नहीं कर सकते? युहाओ ने कहा, माफ करना चुक्षु, लेकिन ये नहीं हो सकता। तुम जानती हो कि मेरी फीलिंग्स डंगर के लिए क्या हैं। अगर मैं ये मान जाऊं तो तुम्हें धोखा दूंगा। तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें जरूर तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग मिलेगा। अब मैं टीचर श्वान से मिलने जा रहा हूं। वो चला गया। असल में युहाओ को पता था कि ये गाई और नंचिक्यू दोनों के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वांगडोंगर और वांगचुओर के साथ जो हुआ, उसके बाद वो किसी और के साथ इमोशनल तौर पर जुड़ना ही नहीं चाहता था। अगर उसने पहले चोर के साथ डिस्टेंस रखा होता तो वो ट्रेजेडी शायद टल जाती। इसलिए अब वो दिल के मामलों में बहुत सख्त था। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, दिलहीन। ननचुक्यू गुस्से में पीछे से बोली, मैं कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं चाहती, लेकिन जरा रुको तो सही, बात पूरी सुन लो। युहाव रुका। क्या है चुक्यू? वो बोली, असल में ये तुम्हारे ही फायदे की बात है, पर तुम तो इतने हठी हो कि मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ना पड़ रहा है। युहाव ने कहा, माफ करना, चूचुर के जाने और डोंगर के कोमा में जाने के बाद से मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा। अगर मैंने तुम्हें किसी तरह दुख पहुंचाया हो तो सॉरी। चूचू की आंखें लाल हो गई। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नाराज हूं? हमेशा ऐसे बिहेव करते हो जैसे कोई अजनबी हो। बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते तो क्या दोस्त भी नहीं? युहाव का दिल पिघल गया। हम तो हमेशा से दोस्त हैं, चोक्यो, और अब तो पार्टनर्स भी, जो और भी करीब रिश्ता है। वो थोड़ी शांत हुई। ठीक है, अब ये बात बेहतर लगी। तो सुनो, मेरी बात असली में ये है। याद है मेरी माँ एल्डर नैन ने कहा था कि अर्थ ड्रैगन सेक्ट के पास एक मिस्टीरियस जगह है जो वो टांग सेक्ट को देना चाहती है? युहा बोला, हाँ। एल्डर नैन ने कहा था, क्यों अभी तक गए नहीं वहां? चुक्यू बोली, लगता है तुमने ध्यान से नहीं सुना था। वो जगह सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सेसिबल है। अंदर का टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए आम सोल मास्टर्स वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। हमारे एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि वहाँ एक माइन हो सकती है, और वो माइन काफ़ी स्ट्रेंज है, बहुत ही ठंडी। हमें लगता है वहाँ रेयर मेटल्स हो सकते हैं, पर कौन सा मेटल और कितना रेयर है ये पता नहीं। उसने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ जा सकते हो। अभी वॉर की स्थिति थोड़ी कॉम है, और तुम जो रेयर मेटल्स ढूंढ कर लाओगे वो टैंक सेक्ट के काम आएंगे। मेरी माँ का कहना है कि वो जगह शायद सिर्फ तुम्हारे स्पेशल एबिलिटीज के कारण एक्सेसिबल है। अब होयुहाव को सब समझ आ गया। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद चुक्यू, मैं पहले जाकर एल्डेस्ट सीनियर से इजाज़त ले लूंगा। ननचुक्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी जाकर अपनी माँ से पूछती हूँ कि क्या वो इस दौरान फ्री है। आह, हमारे सेक्ट की ज़मीन तो सन मून एम्पायर ने पहले ही घेर ली है। हमें वहां लौटते वक्त सावधान रहना होगा। वो यहाँ मुस्कुराया, कोई बात नहीं, ये कोई मौत का जाल नहीं होगा। हमने डेथ गॉड का सामना कर लिया है, अब सनमून एम्पायर के आम सैनिकों से क्या डरना? नंचुचू हंस पड़ी। एल्डेस्ट सीनियर ने अभी अभी तुम्हें डांटा था और तुम फिर वही पुरानी बातें करने लगे। क्या मैं जाकर उसे बता दूं? हो युहाओ हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम वैसी नहीं हो। तुम सबसे वफादार हो। नंचुचू ने हल्के से नाक सिकोड़ते हुए कहा, लगता है इस जन्म में हम सिर्फ अच्छे भाई ही रहेंगे। होयुहाव ने हंसकर कहा, अच्छे भाइयों की तरह रहना भी बुरा नहीं। देखो, मैं अपने भाइयों के लिए कितना अच्छा हूँ। चलो अब मैं टीचर श्वान को ढूंढता हूँ, बाकी बात बाद में करते हैं। अगले कुछ दिन होयुहाव पूरी तरह व्यस्त रहा। उसकी और श्वान जीवन की बातचीत पूरे 6 घंटे चली। उसके बाद उसने स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स के नए डिजाइन पर काम शुरू किया। श्वान जीवन ने यह काम उसी को सौंपा था। अगर वो खुद करते तो उनके लिए आसान था, लेकिन उन्होंने होयुहाव पर भरोसा किया। जब ये काम पूरा हो गया, तब जाकर बेई बेई ने उसे अर्थ ड्रैगन सेक्ट जाने की अनुमति दी।
एक्सपेरिमेंट्स के बीच में हो यू हाउ कई बार सी गॉड्स आइलैंड जाना चाहता था ताकि एल्डर श्वान से कल्टीवेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों पर सलाह ले सके। लेकिन वो अपने काम में इतना खो गया कि समय ही नहीं निकाल पाया। आखिरकार जब सारे प्रयोग पूरे हो गए तब उसे थोड़ा समय मिला। जब क्लास 4 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स तैयार हुए तो उनकी ताकत असली क्लास 4 शेल्स की तुलना में लगभग दो तिहाई थी, लेकिन उनकी रेंज लगभग बराबर थी। ये नतीजा उन मटेरियल्स की वजह से था जिनसे वो बनाए गए थे। फिर भी शुआनज़ुएन बहुत खुश थे कि वो इस स्तर तक पहुंचे। होयुहाउ ने इस डिज़ाइन में कई नई टेक्निक्स इस्तेमाल की जिनमें सबसे अहम थी डिलेड एक्टिवेशन कंपोनेंट। आमतौर पर कैनन शेल्स को बहुत दूर तक पहुंचने के लिए पीछे की तरफ थ्रस्ट दिया जाता है और फिर एक्सप्लोजन होता है। ये थ्रस्ट और एक्सप्लोजन वाले हिस्से रेयर मेटल से अलग-अलग कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं। लेकिन होयुहाउ ने इस बार कुछ अलग किया। उसने सभी कंपोनेंट्स को एक ही कंपार्टमेंट में रखा और नीचे एक मैकेनिकल डिलेड एक्टिवेशन सिस्टम लगाया। अब जब कैनन से ये शेल छोड़ी जाती तो वो पहले एक्टिवेट हो जाती, लेकिन तुरंत ब्लास्ट नहीं होती। कुछ सेकंड की देरी के बाद ब्लास्ट होती। इस दौरान शेल लगभग 2 किलोमीटर दूर निकल चुकी होती। फिर उसका सेंट्रल डेटोनेशन कंपोनेंट काम करता और एक दूसरा थ्रस्ट कंपोनेंट शेल को दोबारा तेज करता जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती। इस तरह कम मटेरियल्स में ज़्यादा डिस्टेंस और पर्याप्त ताकत मिलती। हालांकि इन कैनन शेल्स की ताकत थोड़ी कम थी, लगभग दो तिहाई, लेकिन उनका खर्च सिर्फ 10वां हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात, इन्हें रेयर मेटल्स के बिना मैस प्रोड्यूस किया जा सकता था। हालांकि ये तरीका सिर्फ लो क्लास स्टेशनरी सोल टूल्स पर काम करता था, क्योंकि हाई क्लास टूल्स को फिर भी रेयर मेटल्स की ज़रूरत पड़ती थी। फिर भी ये तरीका रिसोर्सेज बचाने में बहुत मददगार था। आखिरकार होयहाव ने सारे परिणाम बेबे को दिखाए। वो थका हुआ लेकिन बहुत खुश था। आधे महीने से लगातार मेहनत के बाद वह बेबे के सामने कुर्सी पर बैठा पानी पी रहा था। बेबे मुस्कुराया जब से हुओ युहाओ और बाकी लौटे थे। उन्होंने उसका बहुत काम हल्का कर दिया था। युहाओ, अब जब एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो गए हैं तुम कब निकलने का सोच रहे हो? बेबे ने पूछा। हुओ युहाओ ने हैरानी से पूछा, निकलने? कहाँ? बेबे ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, तुम्हें याद नहीं? तुमने चूचू से वादा किया था। वो हमारी मदद कर रही है, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। जाकर देखो, अगर वहां कोई प्रेशियस रेयर मेटल है तो उसे लेकर आना। हुयुहाव ने सिर खुजाते हुए कहा, ओह हाँ, ठीक है एल्डेस्ट सीनियर, मैं एक दो दिन में निकलता हूँ। बेबे ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद निकल जाना। थोड़ा आराम भी कर लो। हमेशा रिसर्च में डूबे मत रहो। देखो टीचर श्वान को, अब तो वो पूरे सोल टूल मैनियक बन गए हैं। वो सच में इस समय श्रेक सिटी के सबसे व्यस्त इंसान बन चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने व्यस्त होने के बावजूद वो टाइटल डूलू भी बन गए थे। अब वो अपनी स्पेशल क्लास 9 लाइन सोल टूल पर काम कर रहे थे और अगर वो सफल हुए तो एक सच्चे क्लास 9 सोल इंजीनियर बन जाएंगे। यूहा मुस्कुराया। मुझे आराम नहीं चाहिए, मेरे कल्टीवेशन में कुछ डाउट्स हैं, मैं एल्डर श्वान से जाकर पूछता हूँ। एल्डेस्ट सीनियर, अगर आपको मुझसे कोई बात करनी हो तो सी गॉड्स पवेलियन में संदेश भिजवा देना। इतना कहकर वो तुरंत निकल गया। उसके लिए हर मिनट कीमती था। बीते आधे महीने में उसका सोल पावर एक और रैंक बढ़ गया था। अब वो क्लास 74 कंट्रोल टाइप सोल सेज था। ये उसकी लंबी मेहनत और बीस्ट गॉड सोल पावर पर की गई रिसर्च का नतीजा था। युहाओ, जाने से पहले नहा लो, पीछे से बेबे ने हंसते हुए कहा। ठीक है। हो युहाओ ने जवाब दिया और गायब हो गया। बेबे हल्के से मुस्कुराया, सिर हिलाया और कुर्सी पर पीछे झुक गया। अचानक उसने दराज खोली और एक छोटा जेड बॉक्स निकाला। उसमें गुलाबी रोशनी चमक रही थी। ये वही चीज थी जो डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल ने उसे दी थी। ये तांगिया को बचाने के लिए जरूरी 2 खजानों में से एक था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ब्लू सिल्वर एम्परर अब तक कहीं दिखाई नहीं दिया था। शाओया, तुम कहाँ हो? कैसी हो? उसके चेहरे पर कोमलता और चिंता दोनों झलक रही थी। काफी समय से टांगिया की कोई खबर नहीं थी। उसे यकीन था कि वो अब इविल सोल मास्टर्स के प्रभाव में है और शायद खुद को खो चुकी है। बेबे दिल ही दिल में तय कर चुका था। जैसे ही टैंक सेट की 3 सोल इंजीनियर लीजन्स पूरी तरह तैयार हो जाएंगी, वो खुद निकल पड़ेगा उसे ढूंढने। चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, वो टांग्या को वापस लाकर रहेगा। भले ही ब्लू सिल्वर एम्परर उसे कभी न मिले। अ, अब श्रेक एकेडमी की तरफ बढ़ा।
अब एकेडमी शहर के अंदर थी। श्रेक सिटी बहुत फैल चुकी थी, लेकिन एकेडमी ने अपनी सीमा नहीं बढ़ाई थी। बस सोलथूल डिपार्टमेंट के बाहर एक नया एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड जोड़ दिया था। महाद्वीप में युद्ध शुरू हो चुका था और अब श्रेक एकेडमी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही थी। नए छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई थी और अगर श्रेक जैसी एकेडमी में ये हाल था तो बाकी की हालत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। हुओ यूहाओ सीधे सी गॉड्स आइलैंड पहुंचा। सी गॉड्स पवेलियन के बाहर उसने पहले गोल्डन ट्री के सामने झुककर प्रणाम किया और फिर एल्डर जुआन से मिलने अंदर गया। एल्डर जुआन इस बार पहले से बहुत बेहतर दिख रहे थे। उन्होंने सीधे उसे अपने कमरे में बुलाया। एल्डर जुआन, हो यूहाओ ने खुशी से कहा, मेरे एक्सपेरिमेंट्स सफल हो गए हैं। अब हम लो टियर क्लास 4 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बना सकते हैं। अगर हम इन्हें बड़ी मात्रा में बनाएं तो सन मून एम्पायर को चौंका सकते हैं। एल्डर श्वान ने हैरानी और गर्व से कहा, सच में तुमने कर दिखाया। यूहाओ, तुम वाकई एक जीनियस हो। इतने कम समय में यूहाओ ने वो कर दिखाया जो सन मून एम्पायर के शीर्ष इंजीनियर्स भी नहीं कर पाए। जब यूहाओ रिसर्च कर रहा था, बाय बाय पहले ही उसके इस प्लान के बारे में एल्डर श्वान को सी गॉड्स पवेलियन की मंथली मीटिंग में बता चुका था। अब युद्ध के चलते श्रेक एकेडमी में शांति नहीं थी। पहले सी गॉड्स पवेलियन की मीटिंग साल में एक बार होती थी, लेकिन अब हर महीने होती थी और अगर ज़रूरत पड़े तो उससे भी ज़्यादा बार। तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।